नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं मीनाक्षी और आज मैं इस चैनल के माध्यम से आपको अपनी स्ट्रगल स्टोरी बताने जा रही हूं कि कैसे एज ए हाउसवाइफ मैंने अपनी स्टडी को जारी रखा और कितनी मुश्किलें मेरे सामने आई और मैंने कैसे अपनी जॉब प्राप्त की। तो ये सारी स्टोरी मैं आपको आज इस चैनल के माध्यम से बता रही हूँ। मेरा नाम है मीनाक्षी और मेरी क्वालिफिकेशन एमए बीएड है और मैं जीआईसी में राजकीय हाई स्कूल में एक शिक्षिका हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया कि मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी। 12th पास करने के बाद ही मेरी शादी हो गई और मेरे भी सपने थे कि मुझे पढ़ना है और आगे बढ़ना है। तो शादी होने से पहले मैंने अपने पापा से कहा था कि पापा आप मेरी शादी तो कर रहे हैं लेकिन मेरी शादी शहर में करना। मुझे लगता था कि गाँव में तो मुझे पढ़ने के अवसर नहीं प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं शहर में रहूँगी तो शायद आगे मेरी पढ़ाई जारी रह सकती है। तो मैंने अपने पापा से रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने मेरी शादी फिर शहर में की और फिर शहर में जाकर के मैंने अपनी पढ़ाई आगे जारी रखी। मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया और शादी होने के बाद इंटर करने के बाद मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद फिर जल्दी-जल्दी बच्चे भी हो गए और फिर बच्चों के साथ में पढ़ाई करना बहुत मुश्किल था। लेकिन मुझे लगता था कि नहीं, मुश्किलें तो आएँगी पर मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। तो शादी होने के बाद फिर मैं 2006 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई और ग्रेजुएशन के साथ ही मेरे बच्चे भी बड़े हो रहे थे और मैंने पहले ही डिसाइड किया था कि मुझे टीचर बनना है। तो फिर मैंने ग्रेजुएशन के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझसे बोला कि चलिए बीएड कर लीजिए। तो बीएड मैंने मैनेजमेंट से किया है क्योंकि बच्चे छोटे थे तो मैं इनको छोड़कर बाहर नहीं जा सकती थी, इसलिए जल्दी से फिर बीएड में एडमिशन ले लिया और 2007 में मेरी बीएड हो गई। और जैसे ही मेरी बीएड हुई, लेकिन अभी तक मेरा रिजल्ट नहीं आया था। तो 2008 में वैकेंसी आई, उसी समय वैकेंसी आई और 84,000 प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी आई, लेकिन मैं उसमें अप्लाई नहीं कर पाई क्योंकि मेरा जो रिजल्ट था वो कोर्ट में जा चुका था और यह मैटर था वो कोर्ट में था। तो ये वैकेंसी आई और आकर चली गई, लेकिन मैं उसमें अपना फॉर्म ना फिल कर पाई, तो इसका मुझे बहुत दुःख था। लेकिन फिर उसके साथ ही मैंने अपनी तैयारी जारी रखी और सोचा कि चलिए आगे और अवसर मिलेंगे तो उसमें अप्लाई किया जाएगा। और मेरे बहुत बड़े सपने नहीं थे, मुझे लगता था कि चलिए बीएड कर लूँगी तो एक प्राइमरी टीचर तो बन ही जाऊँगी। लेकिन फिर ऐसे बच्चे मेरे साथ-साथ चल रहे थे, बढ़ रहे थे, उनको देखते हुए मैं अपनी स्टडी भी कर रही थी। तो उसी के दौरान 2011 आता है और 2011 में वैकेंसी आती है और वैकेंसी से पहले टेट और टेट होता है। तो मैं टेट के लिए तैयारी करती हूँ और टेट मेरा क्लियर हो भी जाता है और जब मैं फॉर्म भरती हूँ, जब मैंने फॉर्म भरा तो उसके बाद मैं मेरिट में नहीं पहुँच पाई, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मुझे बहुत दुःख हुआ। उस समय मुझे बहुत दुःख हुआ कि मैंने इतनी तैयारी की फिर भी मुझे उसका फल नहीं मिला। और फिर चलिए, फिर भी मैंने अपने आप को समझाया कि नहीं ठीक है, चलिए आगे और अवसर मिलेगा। लेकिन ऐसे ही अ, अवसर मेरे हाथ से निकल रहे थे और मैं बड़ी परेशान भी थी। साथ-साथ में मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे, उनकी भी पढ़ाई मुझे देखनी थी। उनको स्कूल ले जाना, लाना सब मेरी ज़िम्मेदारी थी, घर का काम करना मेरी ज़िम्मेदारी थी। तो अपनी ज़िम्मेदारी को निभाते हुए और मैं अपनी पढ़ाई भी कर रही थी साथ-साथ में। फिर एक और झटका मुझे लगा कि यूपी सरकार ने कहा कि अब प्राइमरी में बीएड एलिजिबल नहीं है। तो मुझे एक और झटका लगा और क्योंकि मेरा टीजीटी के लिए और अपर प्राइमरी के लिए मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं था, तो इसको लेकर मुझे बहुत ही दुःख हुआ कि मैं चलिए प्राइमरी का नहीं दे सकती हूँ तो टीजीटी का दे लूँ, लेकिन वो भी मैं नहीं कर पा र हो रहा था। तो फिर इसी दौरान मैंने
सोचा कि चलिए अब सिंगल सब्जेक्ट से एक सब्जेक्ट से अपना बीए किया जाए और अपना जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसको कंप्लीट किया जाए। तो ऐसे ही करते-करते फिर 2017 में मेरा रिज़ल्ट आ गया और 17 में नहीं 18 में मेरा रिज़ल्ट आया और सिंगल सब्जेक्ट का जो एक विषय से मैं कर रही थी ग्रेजुएशन में, उसी समय फिर 2 महीने बाद वैकेंसी आती है और एलटी की वैकेंसी आती है और मैं फिर उसमें फॉर्म फिल करती हूँ। उसके लिए मैं एलिजिबल हो जाती हूँ। इसके लिए मैं बहुत खुश थी कि चलिए मुझको ये अवसर मिल रहा है। प्राइमरी का अवसर हाथ से चला गया तो एक अवसर तो मिला और मैंने फिर जमकर खूब अच्छे से पढ़ाई की। लगभग 2 महीने की पढ़ाई में मैंने एलटी का पेपर दिया, एग्ज़ाम दिया और फिर अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार करने लगी कि रिज़ल्ट आएगा। लेकिन आप सबको पता है कि अ, हमारे यहाँ पर इतना जल्दी वो नहीं हो पाता है कि चलिए एग्ज़ाम दिया, किसी भी चीज़ का रिज़ल्ट को अटका देते हैं। या तो मेरी किस्मत कहिए या फिर क्या कहिए कि उसमें भी रिज़ल्ट आने में बहुत टाइम लगा। और फिर उसी के साथ में मैंने 2019 के शुरू में ही वैकेंसी आई थी 69,000। 2019 में फिर ऐसे ही कोर्ट केस चलता रहा कि और फिर बीएड प्राइमरी में मान्य हो गया। तो 2019 में वैकेंसी आई 69,000। फिर मैंने वहाँ पर पहले टेट हुआ, फिर सुपर टेट हुआ। तो मैंने पहले टेट दिया, टेट पहले भी पास कर चुकी थी लेकिन फिर दोबारा दिया और फिर सुपर टेट दिया। तो मेरे दोनों जो हैं टेट क्वालिफ़ाई हो गए और ठीक नंबर से क्वालिफ़ाई हो गए। तो मैंने उसमें फिर अप्लाई कर दिया। लेकिन इन वैकेंसी आ जाने के बाद भी एक तरफ तो मेरा एलटी का रिज़ल्ट नहीं आ रहा था, अभी डिक्लेयर नहीं हो रहा था कि उसमें मुझे लग रहा कुछ परसेंट तो लगता था कि हाँ, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन फिर भी डर भी था मन में कि नहीं, ना हुआ तो क्या होगा। और तो ऐसे ही होते-होते 2020 आ गया, 2018 से 2020 आ गया और तब जाकर मेरा रिज़ल्ट आया और 2021 में मुझे जॉइनिंग मिली। और इधर से प्राइमरी का भी रिज़ल्ट आया, सुपर टेट का, और फिर मैंने उसमें अप्लाई किया तो उसमें भी मेरा हो गया था। तो ऐसे मुझे 2 जॉब मिली, प्राइमरी और एलटी। तो पहले मैंने प्राइमरी किया, फिर प्राइमरी 1 महीने के बाद मेरा जब एलटी का रिज़ल्ट आ गया तो फिर मैंने एलटी को जॉइन किया राजकीय हाई स्कूल में और अब मैं वहाँ पर टीचिंग कर रही हूँ। और इसी सब के दौरान मैं एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग भी कर रही थी, तो 6-7 साल मैंने वहाँ टीचिंग की है। और फिर मैंने कैसे अपनी पढ़ाई को मैनेज किया तो वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मैं स्कूल जाती थी, उसका भी मुझे बहुत लाभ मिला है। स्कूल से आने के बाद फिर पहले तो स्कूल जाते समय घर के काम करने होते थे और फिर स्कूल आने के बाद भी घर के काम देखने होते थे और बच्चे भी क्योंकि बढ़ रहे थे और उनकी भी पढ़ाई थी, तो उस पर भी मैं पूरा ध्यान, मेरा फ़ोकस था कि मेरे बच्चों पर बुरा असर ना पड़े या मैं तैयारी कर रही हूँ तो मेरे बच्चे पर कोई गलत असर ना पड़े, तो वही फिर बच्चों पर भी ध्यान देना था। और जब भी मुझे टाइम मिलता था मैं किताब लेकर बैठ जाती थी अपनी स्टडी करने, या तो मैं मोबाइल से लेक्चर देखती थी। तो ऐसे ही घर के सारे काम मैंने खुद ही किए हैं और जब भी टाइम लगता था तो अपनी स्टडी करने लगती थी, तो अपना टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं किया है। तो मेरी जो बहनें हैं, जो वुमेन्स हैं, जो कहती हैं कि हम शादी के बाद कैसे पढ़ाई करें, तो देखिए मेरा तो यही कहना है कि आप शादी के बाद पढ़ाई कर सकती हैं, अपनी स्टडी जारी रख सकती हैं। हाँ, बहुत सारे काम होते हैं, लगता है कि नहीं कर पाएँगे जल्दी शादी हो जाने पर, और फिर फैमिली की ज़िम्मेदारी होती है, सारे काम देखने होते हैं, तो उसमें लगता है कि हम नहीं कर पाएँगे। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ते रहना चाहिए, एकदम से नहीं आपको मिल पाएगा। जो पढ़ाई, जो स्टडी शादी से पहले हो जाती है, वो शादी के बाद वो बात नहीं होती है, टाइम लगता है। कोई भी
अचीवमेंट लेने के लिए, या तो अपनी स्टडी करने के लिए, या फिर कोई जॉब प्राप्त करने के लिए बहुत टाइम लगता है। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि आप हार मत मानिए। आप अपनी अगर आपको कुछ करना है, आपको पढ़ाई करनी है या आपको जॉब लेनी है, तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए, काम भी करते रहिए, और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपना पढ़ाई भी करते रहिए, अपना फ़ोकस रखिए। हाँ, ये नहीं कि छोड़कर बैठ गए, नहीं मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है। आप अगर अपने दिन में 3 घंटे, 4 घंटे अपनी स्टडी को देते हैं, तो मेरा वादा है कि आप अपनी मंज़िल तक ज़रूर पहुँचेंगी, जैसे मैं पहुँची हूँ। और तो आपको मेरा ये इंटरव्यू कैसा लगा, मुझे ज़रूर बताना। आशा करती हूँ कि आपको मेरी स्टोरी पसंद आई होगी। तो धन्यवाद।